हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो साइंस के सेशन में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसा देख पा रहे हो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूं। जी हाँ, डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो अब आपका ये मोटिव होना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैं पढ़ लूं। और डेरिवेशन में स्टेप वाइज सारा कुछ लिखना होता है और पूरे के पूरे नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो आज हम सेशन में कवर करेंगे। तो सेशन को एंड तक देखना। छोटा सा डेरिवेशन है, बड़े काम का डेरिवेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन सीरीज का डेरिवेशन बाकी था। तो अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स सीरीज में कंबाइंड हो तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, है ना। फॉर्मूला आपको पता है, हम सीधे सारे रेजिस्टेंस का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, तो उसका डेरिवेशन आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है और इसी क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज। यानी 3 रेजिस्टर्स है, एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का रेजिस्टेंस R3 है। और इन तीनों रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन सीरीज का कंबाइंड यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो इसी क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर से आ गया तो आप कैसे डिराइव करोगे, वो सारा कुछ स्टेप मैं बताने वाला हूं। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसा वैसा एग्जाम में लिख देना, फुल का फुल नंबर मिलेगा, है ना। बहुत काम का है, कई बच्चे इसको छोड़ देंगे लेकिन मुझसे पढ़े बच्चे कभी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और फुल में फुल नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। वो कंसेप्ट आपको याद रहेगा तब डेरिवेशन समझ में आएगा, है ना। मान लीजिए कोई रजिस्टर्स है, मान लीजिए कोई रजिस्टर है। तो ये एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना, 3 ओम। ठीक है, और कुछ इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू मान लेते हैं 2 एम्पियर। ठीक है, तो अगर करंट के डायरेक्शन में आप रजिस्टर्स के एक एंड से दूसरे एंड के तरफ जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका ए, है ना, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB। क्लियर। तो करंट के डायरेक्शन में, अब करंट कैसे जा रहा है आप देख पा रहे हो, डायरेक्शन एरो का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। तो मैं करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टर्स के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाऊंगा तो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ड्रॉप होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि VA का पोटेंशियल, VA जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा किससे, VB से, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो जब भी किसी रेजिस्टर्स में आप करंट के डायरेक्शन में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। यानी कि मैं करंट के डायरेक्शन में गया तो VA जो पोटेंशियल है और VB पोटेंशियल है, तो कौन ज्यादा होगा, VA ज्यादा होगा, VB कम होगा। यानी पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो कि इन रेजिस्टर्स के इन 2 एंड के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, तो वो कैसे निकालूंगा, ओम्स लॉ से। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया मैंने, VA माइनस VB। VA ज्यादा है, VB कम है, तो डिफरेंस क्या हुआ, VA माइनस VB इजकल टू, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इजकल टू IR। तो यहां I कितना है, 2 एम्पियर, तो यहां मैं I की जगह 2 एम्पियर रख दूंगा और R कितना है, 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी मैं यहां R मान के चल रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली में तो R ही होता है ना। तो I की वैल्यू 2 एम्पियर, R की वैल्यू 3 ओम, तो 3 इंटू 2 करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, ये तो एक रैंडम मैंने वैल्यू एज्यूम कर ली थी। यानी कुल मिलाकर आपको यह समझाना था कि जब आप किसी रजिस्टर के अक्रॉस
जाते हो, करंट के डायरेक्शन में जाते हो, ध्यान रखना करंट के डायरेक्शन में, तो रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में चलते हुए पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये ध्यान रखना है। क्लियर? करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में सबसे पहला काम करना है, आपको ये सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें आपको दिखाना है कितने रजिस्टर, 3 रजिस्टर, क्योंकि देखो क्वेश्चन मैंने जो पूछा था उसमें कितने रजिस्टर दिए थे, याद करो सीबीएसई के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ देखो 3 रजिस्टर्स दिए, तो आपको सर्किट डायग्राम में भी कितने रजिस्टर शो करना है, 3, और सभी का जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्या दिखा देना है, R1 R2 R3। तो ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम मेरे साथ आप बनाइए। तो पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। बात समझ में आ गई? और फिर आपको इसे बैटरी से कनेक्ट कर देना है। किससे कनेक्ट कर देना है? बैटरी से। और इस सर्किट डायग्राम में आपको एमीटर भी लगाना है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। तो एमीटर चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो। तो मैंने क्या किया, एमीटर यहां लगा दिया। ये क्या किया मैंने, एमीटर लगा दिया। तो बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? और फिर आपको पोटेंशियल वोल्ट मीटर भी लगाना है। तो आपको पता है वोल्ट मीटर किस में लगाते हैं, पैरेलल में। तो आपने क्या किया, एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। बात समझ में आ गई? और फिर इस सर्किट में स्विच लगा दिया। ठीक है, तो यहां मैं क्या करता हूं, स्विच लगा देता हूं। तो कुछ ऐसा आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। वही सर्किट डायग्राम यहां आपको दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद लिखना होगा, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना होगा। क्या? लेट, आपने एज्यूम किया है ना, तो लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 ज्वाइंट इन सीरीज। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये तीनों रजिस्टर्स किसमें कंबाइंड है, किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा आपको कंसीडर करना है। तो कंसीडर करने के लिए पहले तो सर्किट डायग्राम बनाइए एग्जैक्ट ये वाला, और फिर ये चीजें लिखनी होंगी कि लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, और उन्हें हमने कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, किसके साथ? बैटरी के साथ, जैसा कि शो किया गया है फिगर में। तो पहले तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, और लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बना देना है। चाहो तो पहले डायग्राम बना दो फिर लिख दो। ठीक है, तो पहला स्टार्ट यहां से होगा सॉल्यूशन। तो आपने एज्यूम कर लिया, सर्किट डायग्राम बना लिया। अब आगे चलते हैं। अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो सर्किट डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है I, तो ये करंट फ्लो आपको दिखाना होगा सर्किट डायग्राम में। एरो मिस मत करना, नहीं तो चीजें गलत हो जाएगी, कुछ नंबर कट जाएंगे। सारे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर तो काट लेगा एग्जामिनर। तो करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ दिखाना है कि करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ऐसे जाने के बाद वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। तो हमने करंट कितना माना है? I। तो इसको लिखना होगा कि करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। लेट अस कंसीडर करंट I इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये एज्यूम किया है कि आपने कि करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में? I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको यहां पहला जो रजिस्टर है, पहले रजिस्टर के 2 एंड, एक एंड को A मार्क करना है, दूसरे एंड को B मार्क करना है। पहला रजिस्टर, इसका एक एंड A, दूसरा एंड B। ठीक है, फिर दूसरा रजिस्टर, इसका एक एंड तो B हो गया, दूसरा एंड C, और तीसरा रजिस्टर उसका एक एंड C हो जाएगा और तीसरा इसका अगला एंड हो जाएगा क्या? आपका D। ठीक है, तो A और B के बीच में
R1 है बी और सी के बीच में, ये बी और सी ए बी सी क्या है, ये ए बी सी पॉइंट्स है, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर का आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि अगर कोई रजिस्टर है तो उसके दो एंड होते हैं ना, है कि नहीं। तो यहां 3 रजिस्टर है तो तीनों के दो एंड है ना। तो R1 का एक एंड बी ए, दूसरा एंड बी, R2 का ये वाला एंड बी हो गया तो अगला सी हो गया, R3 का ये सी तो अगला डी। क्लियर। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि R1 के अक्रॉस, अभी आपने पढ़ा था, मैंने बताया था कि रजिस्टर के अक्रॉस जब करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो हमने मान लिया कि पहले रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, V1, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना होगा, V1। जितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है वही तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है। तो हमने ये माना कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था कि करंट का डायरेक्शन में जब आप किसी रजिस्टर के अक्रॉस चलोगे या आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी VA का पोटेंशियल ज्यादा होगा, VB का कम होगा। तो जब आप VA माइनस VB करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, V1। उसी तरह B और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2, और C और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3। तो हमने वही माना द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आपको ये लिखना होगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज V1, B एंड C इज V2 एंड C एंड D इज V3। क्लियर। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो पता चल गया, हर रजिस्टर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता चल गया, V1, V2, V3। अब मैं आपसे कहूं नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, V1, V2, V3 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ अप्लाई करके। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो V1 इक्वल टू क्या होगा आंसर, V1 इक्वल टू, अब देखते हैं। अब सीरीज में करंट की वैल्यू तो सेम रहती है क्योंकि करंट के पास फ्लो होने का एक ही रास्ता है। तो जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना करंट पहले रजिस्टर में जाएगा, उतना ही करंट R2 में जाएगा, उतना ही करंट R3 में जाएगा। तो तीनों में तो करंट की वैल्यू तो आई रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा और मुझे V1 की वैल्यू चाहिए तो V1 इक्वल टू क्या होगा, करंट कितना, I इंटू R। अब R कौन सा मैं रखूंगा, तो पहले रजिस्टर का, तो पहले रजिस्टर का क्या हो गया, R1। तो I इंटू R1 ये V1 की वैल्यू हो गई। उसी तरह V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R2, V3 की वैल्यू I इंटू R3। और ये सब आया कहां से, ओम्स लॉ से आया, है ना। तो यहां आप क्या देख रहे हो, I की वैल्यू सेम है, इसीलिए हर इक्वेशन में आपका I यूज किया है। तो हमने V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहला काम V1, V2, V3 की वैल्यू निकालना है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा डायग्राम को ध्यान से देखो। तो डायग्राम, अगर आप सर्किट डायग्राम जो हमने अभी ड्रॉ किया है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैटरी का पोटेंशियल यहां कितना है, बैटरी का पोटेंशियल V है। और आप ये एक्सपेरिमेंट से पाओगे, और एक्सपेरिमेंट से ऐसा प्रूव हुआ कि सभी पोटेंशियल यानी V1 और V2 और V3 को ऐड कर दें तो ये वैल्यू किसके पोटेंशियल के बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से। तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट ये लिखना है कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट V किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का। तो V दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है, R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। तो इन तीनों का सम कर दे, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो V इक्वल टू, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, पहला इक्वेशन। क्लियर। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि हमने V1 की वैल्यू निकाल दी यहां से,
V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, V3 की वैल्यू यहाँ है, तो बस इस वैल्यू को हमको यहाँ पुट करना है। लेकिन उसके पहले V की वैल्यू भी तो निकालनी होगी, और सारी वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहले V निकालना है। तो अब V कैसे निकाले, तो चलो मान लेते हैं, हमने मान लिया कि इन तीनों रजिस्टर का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो है R इक्विवेलेंट। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। यानी ये जो तीन रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, इन तीनों का अगर रेजिस्टेंस कंबाइंड कर दे तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट। तो इन तीनों को मैंने रिप्लेस कर दिया एक रजिस्टर से जिसकी वैल्यू कितनी होगी, R इक्विवेलेंट, है ना। तो यहां मैंने ये देखो, ये एरो क्या बता रहा है, एरो बता रहा है कि इस सर्किट डायग्राम को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया, R इक्विवेलेंट। तो इन तीन की जगह मैंने एक रजिस्टर ड्रॉ किया जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, और बैटरी यहां हमने बना दी, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो इसी सर्किट डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस सर्किट डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो V की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। I कितना है, तो I जो यहां फ्लो हो रहा था उतना ही I तो यहां भी फ्लो होगा ना, क्योंकि वही सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो I की वैल्यू तो I रहेगी, लेकिन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। तो अब आपका ये जो V की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन R कौन सा, R इक्विवेलेंट। तो V1, V2, V3 की वैल्यू आ गई, और V की वैल्यू अब हमने निकाल लिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो जरा प्रीवियस इक्वेशन को ध्यान से देखो, V1 की वैल्यू अभी आपने निकाली, I इंटू R इक्विवेलेंट। V1, V2, V3 की वैल्यू आपको यहां से पता है, तो जब आपको सारी वैल्यू मिल गई तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, ठीक है। तो फिर कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हमको इक्वेशन 1 क्या था, ध्यान से देखो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह हमने क्या लिखा, I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 की जगह याद होगा पहले हमने निकाल चुका है, हमने निकाला है ना, ये देखो, ये देखो V1 की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये निकाली है, V2 की वैल्यू ये, और V3 की वैल्यू ये, ठीक है। और इसको आप बस इस फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट कर दो, इस वाले फॉर्मूले में। तो जब आप पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, जी हाँ। तो ये सब आपको लिखना है, जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा आपको लिखना है। अब आप इस इक्वेशन को लिखने के बाद क्या देखते हो कि I की वैल्यू तो सेम है, तो I इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हमको पता है कि सीरीज में अगर सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो वो फॉर्मूला जो है वो यहीं से तो आया है, डिराइव कर लिया हमने, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो आपको फुल के फुल नंबर मिलेंगे। तो जैसा मैंने बताया है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर बहुत सारे रजिस्टर्स को आप सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उन रजिस्टर्स का कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। वही चीज यहां लिखा है कि thus we can conclude that when several resistors are joined in series then the resistance of the combination यानी R equivalent equals to the sum of individual resistance। उनके individual resistance का sum कर दें तो combined यानी equivalent resistance निकल के आ जाता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो ये हमने डेराइव कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है।
तो आई होप कि आपको इस डेरिवेशन से बहुत फायदा मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बाकी बच्चों से आगे निकलोगे, क्योंकि बाकी बच्चे हो सकता है इस क्वेश्चन को छोड़ दें या डिराइव ही ना कर पाएं, या डिराइव करें तो स्टेप सही से ना लिख पाएं। लेकिन अब आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं, तो इसी सीक्वेंस में जैसा मैंने बोला है लिखने को, ऐसा इक्वेशन लिख देना और लास्ट में डिराइव हो जाएगा आपका और फुल के फुल नंबर मिलेंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, एक मशहूर गाने की फेमस लाइन है ये। और मैं ये लाइन गुनगुना क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा डेरिवेशन का। और लीजिए, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो को बच्चों एंड तक देखना। अब ये डेरिवेशन में क्यों करा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये डेरिवेशन बार बार पूछा है। जो बड़े क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, वहां ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें ये डेरिवेशन हो सकता है पूछ ले, तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन के सारे स्टेप्स लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। तो मैं आपको डेराइव करके दिखाता हूं, और ये सारे स्टेप्स अगर आपने लिख दिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटेगा नहीं, है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसा कि आप यहाँ हेडिंग देख रहे हो, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जब बहुत सारे रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करते हैं, ये हमको आज इस वीडियो में देखना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही आपको लिखना है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। सलूशन में सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आपको एजम्पशन लेना है। अब एजम्पशन में आपको 3 रजिस्टर्स लेना है। कितने रजिस्टर्स? 3 रजिस्टर्स। एक का नाम R1 है, एक का नाम R2 है, एक का नाम R3 है ना। तो 3 रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, उनको आपको एज्यूम करना है कि वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब ये बात बोल के नहीं, ये बात सर्किट डायग्राम बना के दिखानी होगी, है ना। तो सबसे पहला काम, जब ये डेरिवेशन आए तो आपको एग्जाम में क्या करना है, डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम में आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले तो बैटरी बनाओगे, है ना, क्लियर। बैटरी को फिर आप किससे कनेक्ट करोगे, 3 रजिस्टर से कनेक्ट करोगे, जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 माना है ना, क्लियर। तो पहले का हो गया रेजिस्टेंस R1, दूसरे का हो गया R2, तीसरे का हो गया R3। अब इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए आपको यहाँ सर्किट डायग्राम में एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ये रहा हमारा पैरेलल में वोल्ट मीटर, ठीक है। और फिर आपको यहाँ एम मीटर भी कनेक्ट करना है, क्लियर। और एम मीटर कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ एक स्विच, क्लोज स्विच की आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपको करंट का डायरेक्शन शो कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो ये सर्किट डायग्राम बनाना है और ये लिखना है कि लेट अस कंसीडर, ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, है ना। तो सर्किट डायग्राम बनाने के बाद, सर्किट डायग्राम में सबसे पहली चीज़, कितने रजिस्टर्स आपने लिए हैं, 3। आपका क्वेश्चन ये उठ सकता था, सर 3 की जगह अगर 4 रजिस्टर ले लें पैरेलल में तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दिया है वो 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन मान के दिया है। और एग्ज़ाम में भी यही पूछेगा कि बताओ, डेराइव करके बताओ कि कैसे 3 रजिस्टर्स जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। तो आपको इसीलिए 3 रजिस्टर्स मान के ही चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया। आप मान 2 भी सकते थे, 4 रजिस्टर भी मान सकते थे, क्योंकि पैरेलल में तो बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड हैं, है ना। 3 भी कनेक्ट हो सकते हैं, 4 भी, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि 3 दिया है इसीलिए हम 3 लेके चल रहे हैं, है ना। तो फिर आपको लिखना है कि लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, जिनको हमने क्या किया है, पैरेलल में ज्वाइन किया है विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी एज शोन इन फिगर। और ये फिगर आपको ड्रॉ कर देना है ना। और कुछ ऐसा ही फिगर यहाँ ड्रॉ किया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया। अब एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए, यही तो मैंने ड्रॉ किया था, बस मैंने एम मीटर को यहाँ ना लगा के इधर लगा दिया था,
है ना। तो आपको सबसे पहला काम करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना है कि लेट अस एज्यूम 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से बैटरी से करंट कितना निकला है, I। ये बात तो क्लियर है ना, बैटरी से करंट तो I निकला है और ये I करंट यहां तक तो जाएगा, लेकिन आगे आपको दिख रहा है कि 3 रास्ते हैं, है ना, और इन 3 रास्तों में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 R2 और R3, क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है क्या? सेम नहीं है। सेम होता तो तीनों का R मानते, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तो जो टोटल करंट है उसमें से जो करंट डिवाइड होगा वो भी इक्वली डिवाइड नहीं होगा, अनइक्वली डिवाइड होगा। तो तीनों में करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी, है ना। पैरेलल में कभी भी करंट सेम नहीं होता। तो जितना करंट R1 रजिस्टर में गया है उतना ही करंट R2 में जाएगा? नहीं, R2 में कुछ डिफरेंट जाएगा, R3 में कुछ डिफरेंट जाएगा। तो इसका मतलब कि जो करंट आया वो अनइक्वली तीनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी तीनों रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो उसकी वैल्यू अनइक्वल होगी, अलग अलग होगी। तो वो अलग अलग वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि तीनों ब्रांच में, तीनों रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमने मान ली, R1 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I1, R2 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I2 और R3 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I3। यानी कि कुछ ऐसा है कि 7 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, उसमें से 3 एम्पियर इधर चला गया मान लो, है ना, 2 एम्पियर इधर चला गया और बचा हुआ ऐसे मान लो 8 एम्पियर है, तो 8 एम्पियर में 3 एम्पियर ऊपर चला गया, 2 एम्पियर यहाँ चला गया, है ना, और बाकी नहीं, ये वैल्यू काम नहीं बनेगी। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, है ना, इसको ऐसे समझो। मान लो 10 एम्पियर करंट, यहाँ जो करंट की वैल्यू है I, ये 10 एम्पियर है, ठीक है। अब इस 10 एम्पियर में से मान लेते हैं कि 1 एम्पियर इसमें चला गया, है ना, 2 एम्पियर आपका R2 में चला गया, एज्यूम कर रहे हैं, है ना, और बचा हुआ तो R3 में कितना चला गया, तो बचा कितना है, 2 और 1 3, तो 10 में से 3 इधर चले गए तो बचा कितना, 7 एम्पियर इधर चला गया। तो क्या तीनों रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम है? नहीं। तो वो करंट की वैल्यू हमने इसीलिए I1 I2 I3 मान ली कि वो करंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बताने के लिए मैं ये बता रहा हूं, है ना। तो यहां करंट की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा कि करंट फ्लोइंग, लेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन R1 R2 एंड R3 इज I1 I2 एंड I3, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू मानने के बाद अब आप ये बताओ, क्या I1 और I2 और I3 की करंट की वैल्यू को मैं प्लस करूं, ऐड करूं, तो क्या I के बराबर आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, 7 + 2 + 1 कितना आया, 10 आया, 7 2 9, 9 1 10। तो यानी कि यहां से एक चीज निकल के आई कि I = हम क्या लिख सकते हैं, I1 + I2 + I3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज V एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। तो बैटरी से जो करंट निकला है वो लिखना पड़ेगा कि बैटरी से, सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी वैल्यू I है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ठीक है। अब आपको ये रिलेशन पता चल गया कि I = I1 + I2 + I3 है ना। तो ये आपको यहाँ शो करना होगा, ये I है, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो ये आप शो कर दीजिए, है ना। और ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो इसीलिए लिखा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की हर ब्रांच में जो करंट है उसके सम के बराबर टोटल करंट है। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। तो I = I1 + I2 + I3 लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं। तो आपको ये लिखने के बाद फिर ये लिखना होगा। ये सारा कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी, है ना। तो तभी तो ये लेंदी क्वेश्चन आएगा ना, ये छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ी है। आएगा तो 5 नंबर में आएगा, है ना। क्लियर। अब आपने यहाँ तक लिख लिया। अब हमको क्या करना है, आई की वैल्यू निकालना है, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, और सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब I की वैल्यू कहाँ से निकाले, I1 की वैल्यू कहाँ से निकाले, तो वो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं। तो ये पहला इक्वेशन है ना। अब देखो, अब मान लेते हैं, लेट अस सपोज, ये लिखना पड़ेगा आपको कि लेट अस सपोज कि इन तीनों रजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितनी है, आरपी, है ना। तो लेट आरपी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये जो 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मान लेते हैं, आरपी, है ना। तो इन तीनों की जगह अगर मैं एक रजिस्टर बनाऊं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, आरपी, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी। तो जो करंट आई है ना, करंट आई की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताइए। करंट आई की वैल्यू मैं लिख सकता हूं ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, V बाई आर। तो V हो गया, R की जगह वैल्यू क्या है, आरपी। तो मुझे I की वैल्यू मिल गई। मैंने क्या बोला था, I इक्वल टू I1, I2, I3 में मुझे वैल्यू पुट करना है। तो मैंने I की वैल्यू निकाल ली, है ना। I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन RP, है ना। तो I की वैल्यू आ गई। अब आप बताओ आपको किसकी वैल्यू चाहिए। तो याद करो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। तो I की वैल्यू तो निकल गई। अब मुझे I1, I2, I3 की वैल्यू चाहिए। अब आप एक चीज़ बताओ, पैरेलल में क्या पोटेंशियल सेम होता है? जी हाँ, जितना बैटरी का पोटेंशियल है, अगर आप वोल्ट मीटर लगा के चेक करोगे तो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। यानी पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अब ये बात मुझे हेल्प करेगा निकालने में I1, I2, I3 की वैल्यू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ओम्स लॉ अभी तो कॉम्बिनेशन पे लगाया था, अब इंडिविजुअल रजिस्टर पे लगाएंगे, है ना। तो मान लो R1 के लिए हमने ओम्स लॉ लगाया, तो I इक्वल टू V अपॉन, अब R1 में कितना करंट है, I1, I इक्वल टू V बाई आर होता है ना। तो R1 में कितना करंट है, I1, है ना। तो मैं यहां क्या करूंगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 लिख दूंगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। I1 इक्वल टू V अपॉन R1 लिख दूंगा। इसी तरह मैं R2 को क्या लिख सकता हूं, I2 अपॉन, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 लिख सकता हूं कि नहीं। I इक्वल टू V बाई आर होता है। तो तीनों में करंट I1, I2, I3। तो अगर पहले रजिस्टर में देखें तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। दूसरे केस में करंट क्या है, I2, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2। तो देखो V सेम है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। उसी तरह R3 के लिए I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो तीनों में V की वैल्यू सेम है, I1, I2, I3 की वैल्यू अलग है, और तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। अब याद करो, मुझे I1, I2, I3 भी मिल गया, है ना। अब उस वाले इक्वेशन I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वाले इक्वेशन में मुझे सारी वैल्यू मिल गई। तो मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। I की जगह क्या पुट करूँगा, बताओ। I की जगह क्या आपको पुट करूंगा, I की वैल्यू हमने निकाली थी V अपॉन RP इक्वल टू I1 की जगह क्या पुट करूंगा, V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, और I3 की जगह V अपॉन R3। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो V कैंसिल हो जाएगा, और आपको इक्वेशन में फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा कि 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यही तो फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो आपने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, है ना। तो हमने ये माना कि I1 इक्वल टू I2 1, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और सारी की वैल्यू निकाल कर पुट कर दी, और हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया।
तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं स्टेप वाइज वो सारी चीज़ें लिखनी है होंगी और डायग्राम बनाना पड़ेगा और लास्ट में ये डेराइव करना पड़ेगा। अगर आपने सारा कुछ कर दिया तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है और मैंने वादा किया था कि ये वीडियो दिवाली के आसपास आएगी और इस समय आप देख रहे हो, है ना। तो ये वादा मैंने पूरा किया। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब भी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रजिस्टर्स का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसके समेशन के बराबर होता है ना। जैसे ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है और इन सभी के रेसिप्रोकल का जो समेशन है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि thus we may conclude that the reciprocal of equivalent resistance, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब 1/RP, ये रेसिप्रोकल है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। ये इंडिविजुअल रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस, है ना, उसके सम के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की वैल्यू होती है। क्लियर? तो ये चीज़ें आप कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि अगर आ गया एग्जाम में तो यहाँ से फुल नंबर उठाने का एक आपके पास गोल्डन चांस है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत हो जाने दो बच्चों, इसको प्रैक्टिस करके रखो। जो भी मैंने बताया है स्टेप वाइज वो सारे स्टेप लिखोगे, है ना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूँ। डेरिवेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये कि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो अगर आया तो आपको डेरिवेशन निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। क्लियर? तो सबसे पहले डेरिवेशन में आपको करना क्या है? आपको अगर क्वेश्चन आया कि डेराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है ना। अब सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लीजिए एक सेल, है ना, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सेल के साथ जोड़ दीजिए क्लोज स्विच की, है ना, और फिर इस सर्किट में एक हाई रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर जोड़ दीजिए। तो ये R क्या है? ये R रजिस्टर है ना। और इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। क्लियर? जो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या मेजर कर सकेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकेगा। और फिर इस सर्किट में आपको कनेक्ट करना है एम मीटर। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट मीटर का माइनस है तो यहाँ एम मीटर का क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर यहाँ माइनस, और फिर इसको लाकर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें सेल भी होना चाहिए, क्लोज स्विच की भी होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए और एम मीटर होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है। तो वही चीज़ यहाँ आपको दिख रही है ना। तो ए स्टडी करंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये लाइन नीचे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया उसके नीचे लिख दीजिए ए स्टडी करंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी ये जो सर्किट आपने बनाया है ये प्योरली रेजिस्टिव है ना, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करें एजम्पशन, तो अब आपको कुछ एजम्पशन लेने, ठीक है। कितने एजम्पशन लेने? 3 एजम्पशन लेने। अब वो 3 एजम्पशन क्या क्या है? तो सर्किट डायग्राम को इमेज में रखिए, दिमाग में उस सर्किट डायग्राम की इमेज को रखिए। तो सबसे पहला हमने सर्किट डायग्राम बनाते समय यहाँ करंट को शो करना बहुत ज़रूरी है ना। अब हमने कितना करंट माना है? तो हमने आई करंट माना है कि जो कि इस सर्किट से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है ना। तो पहला एजम्पशन आपने क्या लिया? पहला एजम्पशन लिया कि कंसीडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, है ना, कि आई करंट
आर रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जो हमने रेजिस्टर माना था उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम, और उस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ये हमने सर्किट डायग्राम में शो कर दिया है ना। दूसरा एजम्पशन, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। अब आपको याद होगा कि सर्किट डायग्राम में हमने इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या लगाया है, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मान लिया कितना, V मान लिया, है ना। तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर बी V, ठीक है। अब t टाइम में लेट द t विद द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज q फ्लोज अक्रॉस। अब अगर हम एक t टाइम लेते हैं, t टाइम 1 आवर 2 आवर कुछ भी हो सकता है ना, 1 सेकेंड 10 सेकेंड। तो अगर हम t टाइम लेते हैं और t टाइम में ये मानते हैं कि q चार्ज उस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी वापस सर्किट डायग्राम में आओ। तो अगर हम ये माने कि t टाइम में जो q चार्ज है वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर आपने ये 3 एजम्पशन ले लिए तो ये एजम्पशन लिखने होंगे आपको, है ना। आपको CBSE की जो आंसर शीट है उसमें ये 3 एजम्पशन लिखने होंगे। अब आपने अगर ये 3 एजम्पशन ले लिया और अब आपसे पूछा जाए कि Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा, तो ये वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो अब आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि V = W/Q होता है, यानी Q चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है, V, और चार्ज कितना है, Q। तो अगर आपको Q चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा W = VQ के बराबर। ये आपका वर्क आ गया, है ना। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपका जो वर्क डन आ गया वो किसके इक्वल आ गया, VQ। यानी जब आप VQ बराबर वर्क करोगे तो Q चार्ज फ्लो होगा, है ना, कितने टाइम में, T टाइम में। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आपको वर्क मिल गया। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने वर्क निकाला है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने एनर्जी निकाला है, क्योंकि जैसे हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसी तरह वर्क भी एनर्जी है। तो आपने वर्क तो निकाल लिया, Q चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। तो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बैटरी से क्या होगी, सप्लाई होगी। तो बैटरी क्या है, एनर्जी का सोर्स है ना। तो बैटरी को इतनी एनर्जी क्या करनी होगी, VQ बराबर एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है। अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द सोर्स क्या है, सेल या बैटरी, मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ। तो आपने जो वर्क निकाला वो एनर्जी के बराबर है, और उतनी एनर्जी सेल क्या है, सोर्स, उससे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, है ना। कितने टाइम में, इन टाइम T। तो सप्लाई जो सोर्स है वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, T टाइम में, VQ एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना। हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्सेज। अब पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब आपने ये निकाल लिया है कि सोर्स को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, VQ एनर्जी सप्लाई करनी होगी, कितने टाइम में, T टाइम में, है ना, क्लियर। अब पावर बराबर क्या आ गया, VQ/T। अब Q/T को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं करंट लिख सकता हूं। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, VI आ गया, है ना। तो पावर का आपने फॉर्मूला निकाल लिया। तो पहले आपने क्या निकाला, वर्क डन, कौन सा वर्क, Q चार्ज को मूव करने में, और वो वर्क एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और एनर्जी अपॉन टाइम कर दें, ठीक है, तो वो आपका निकल के आ जाएगा पावर, क्लियर। तो हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया VI, ठीक है, क्लियर। अब एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज पावर इनटू टाइम। अब ये आपने यूनिट टाइम में
यूनिट टाइम में पावर सप्लाई देखा है। अब मैं आपसे पूछूं, है ना, कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स टी टाइम तक काम करता है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा? तो उस इलेक्ट्रिकल सोर्स का पावर वी आई है, और अगर वो टी टाइम तक वर्क करता है तो पावर इनटू टाइम एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ से एनर्जी क्या आ गया? पावर की वैल्यू है वी आई, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? वी आई इंटू टी, है ना। तो यहाँ से जो एनर्जी सोर्स सप्लाई करेगा वो एनर्जी किसके इक्वल आ गई? पावर इंटू टाइम के, यानी वी आई इंटू टी के, है ना। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो एक बेसिक फॉर्मूला है साइंस में कि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी आपने निकाल लिया वी क्यू, है ना, तो वहां से पावर कितनी आ गई? वी आई। अब ये पावर, इतने पावर से अगर सोर्स टी टाइम तक वर्क करेगा तो कितनी एनर्जी सप्लाई कर पाएगा, है ना। अगर 1 सेकेंड में वी आई पावर से काम कर रहा है तो टी टाइम में अगर वो वी आई से पावर से काम करता रहेगा तो वी आई इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम, इतनी एनर्जी सप्लाई कर पाएगा। अब आपको ये स्टेप लिखने के बाद ये सोचना है कि ये जो एनर्जी है ये कौन सप्लाई कर रहा है? सोर्स, है ना। सोर्स क्या मान सकते हैं? सेल, बैटरी, है ना। अब ये एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है? अब हमने सर्किट को क्या माना था? हाईली रेजिस्टिव, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यही तो पूछा है यहाँ। व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स? तो सोर्स जो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है वी आई टी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आगे क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ। किस में? हीट के फॉर्म में, है ना। तो मैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के बराबर लिख सकता हूं। जी हाँ। तो आपको फिर ये लिखना है कि दिस एनर्जी, कौन सी एनर्जी? ये जो एनर्जी है ये डिसिपेट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है ना, ट्रांसफॉर्म हो रही है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। दस फॉर ए स्टडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी इज। तो फिर किसी स्टडी करंट वाले सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी आपने कितना निकाला? वी आई टी, तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट के फॉर्म में। तो मैं हीट बराबर वी आई टी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। बात समझ में आ गई? दिख रहा है ना, H इक्वल टू वी आई टी। इतनी एनर्जी सोर्स सप्लाई कर रहा था और इतनी ही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। तो हीट इक्वल टू वी आई टी में लिख सकता हूं। हीट भी एक टाइप की एनर्जी है ना। क्लियर? तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी एक स्टेप बाकी है। अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर दूं, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, है ना, यही कहता है ना। तो मैं V की जगह आई आर वैल्यू पुट कर दूं, तो अब आप सोचिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो मैंने V की जगह आई आर पुट कर दिया और बाकी आई टी है, तो ये I और I क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और बाकी R ओ टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I स्क्वायर आर टी। और यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही है ना। और ये फॉर्मूला का हमने क्या कर लिया? डेरिवेशन कर लिया। तो पहले वर्क निकाला, वर्क बराबर एनर्जी हो गया, है ना। और फिर वहां से हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली। क्लियर? और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको मैंने हीट के इक्वल कर दिया। ठीक है। और फिर V की जगह मैंने आई आर पुट करके मैंने फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है जो हमने डेराइव कर लिया। तो आपको यहां तक डेराइव करना है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला देखकर, है ना, कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ये 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है ना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current, is directly proportional to the resistance and directly proportional to the time। वो टाइम जब तक कि
आई करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑन ओम्स लॉ। जी हां, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टॉपिक है ओम्स लॉ, जिसपे कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम ग्राफिकल क्वेश्चन कहते हैं, है ना, जिनमें आपको ग्राफ देखकर क्वेश्चन पूछा जाता है ओम्स लॉ पे बेस्ड। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने मैं आज का इस सेशन में आया हूं। और ये बात मान के चलिए कि अगर आपने इस सेशन को एंड तक देख लिया तो आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा और आप गलत नहीं करोगे, और टर्म 2 में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो फुल के फुल नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ पे बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि ये ओम्स लॉ है क्या, है ना, और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आया कैसे। तो 1827 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा। उन्होंने ये सोचा कि क्या किसी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है और वायर के दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल है, उन दोनों करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप होता है क्या। और इस रिलेशनशिप को पता करने के लिए जॉर्ज साइमन ओम ने एक वायर लिया और उस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, इंक्रीज किया, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम करंट को नोट डाउन किया, और फिर पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, है ना। तो जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच, पोटेंशियल और करंट के बीच, तो ग्राफ कैसा मिला, ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन, है ना। क्या लिखा है, ओम्स फाउंड आउट दैट VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करता हुआ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। ये था ऑब्जर्वेशन किसका, जॉर्ज साइमन ओम का। जब उन्होंने पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओम्स लॉ में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ पोटेंशियल और करंट के बीच में कैसा होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो यहां y एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल है, x एक्सिस पे क्या है, करंट है। तो अगर हम यहां से एक स्लोप निकाले तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल की वैल्यू और ये पोटेंशियल की वैल्यू, तो ये पोटेंशियल के बराबर होगा परपेंडिकुलर। और जो बेस होगा, बेस आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये किसकी वैल्यू देगा, करंट की वैल्यू देगा, है ना। तो हमको V/I मिला, और स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि हमेशा V/I की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। अगर V/I 2 है तो हर पॉइंट पे 2 होगा, तभी तो लाइन स्ट्रेट मिलेगी। तो एक बात बहुत हमको समझने की जरूरत है कि अगर VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि V/I की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हम वायर का रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट वैल्यू को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो फिर R = V/I हुआ कि नहीं। तो V/I एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर हम V/I का स्लोप लें, स्लोप मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये परपेंडिकुलर है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस पे हमने किसको प्लॉट किया है, पोटेंशियल को प्लॉट किया है। तो परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू देगा, पोटेंशियल की, और बेस किसकी देगा, इस ट्रायंगल में बेस किसकी वैल्यू देगा, करंट की। तो पोटेंशियल और करंट का जब आप रेशियो लोगे तो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है, वायर का रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से हमको ओम्स लॉ का फॉर्मूला मिल गया, V = IR, या कह लो R = V/I। ठीक है, तो ये तो हमको ओम्स लॉ के बारे में जो डिटेल थी वो पता चल गई, है ना। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत मैटर करता है। अगर ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ग्राफ को रीड करना बहुत जरूरी है, ग्राफ कहना क्या चाहता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहां आप दो टाइप के ग्राफ देख रहे हो।
ये जो ग्राफ है ये वी आई ग्राफ है ना। तो यहां वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट किया गया है, पोटेंशियल को, और एक्स एक्सिस पे करंट को। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये वी आई ग्राफ हो गया, है ना। लेकिन उसी समय अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहां वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है, और यहां एक्स एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल है। तो फिर ये कौन सा ग्राफ है, ये आई वी ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ सेम नहीं है। तो बच्चों अगर आपको ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है ओम्स लॉ पे, तो आप सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ग्राफ दिया है तो ग्राफ को देखो ध्यान से, और पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है। तो वाई एक्सिस पे या तो पोटेंशियल होगा या तो करंट होगा। अगर पोटेंशियल है तो एक्स एक्सिस पे करंट होगा, और अगर वाई एक्सिस पे करंट है तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो पहले ये पता करो कि आपको क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया है वो वी आई ग्राफ दिया है कि आई वी ग्राफ दिया है, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा कि v अपॉन आई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, r, जो कि है क्या एक्चुअली में स्लोप। तो इसका मतलब अगर आपको वी आई ग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्राफ का अगर आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। स्लोप यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v अपॉन आई करोगे, यही तो स्लोप है। v अपॉन आई करोगे तो क्या निकलेगा, स्लोप। तो ये स्लोप किसकी वैल्यू देगा, ये स्लोप देगा वैल्यू किसकी, r की। तो इसका मतलब वी आई ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप निकाल लो। स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब कि v अपॉन आई की वैल्यू निकालो तो आपको वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, r की वैल्यू देता है, यानी उससे रेजिस्टेंस पता चलेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आई वी ग्राफ दे रखा है तो अगर आप i अपॉन वी करोगे तो ये जो स्लोप आएगा तो ये स्लोप क्या देगा, r देगा क्या, नहीं, r तो v अपॉन आई होता है। तो i अपॉन वी क्या करेगा, 1 अपॉन r की वैल्यू देगा, है ना। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि आई वी ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होता है वो 1 अपॉन r के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इससे आपको जब आप स्लोप निकालोगे आई वी ग्राफ का तो वो स्लोप आपको 1 अपॉन r की वैल्यू देगा, ना कि r की। तो फिर 1 अपॉन r की वैल्यू पता है तो r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ को समझो, यही गड़बड़ होती है क्वेश्चन में। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमेशा v अपॉन आई कर लेते हैं, लेकिन देखो तो पहले कि वो क्या दिया है। अगर v अपॉन आई यानी कि अगर y एक्सिस में पोटेंशियल और x एक्सिस में करंट है तो आप फिर अगर स्लोप लोगे तो स्लोप क्या देगा, v अपॉन आई, यानी कि वो r की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आई वी ग्राफ है तो जब आप स्लोप लेते हो तो स्लोप i अपॉन वी की देता है वैल्यू। तो i अपॉन वी मतलब आपको तब 1 अपॉन r की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको दिक्कत कभी आनी ही नहीं है ना, ये मेरा वादा है। तो इसीलिए तो जिन बच्चों ने इस सेशन को देखा और एंड तक समझा उन बच्चों को श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गई कि r की वैल्यू कब मिलती है और 1 अपॉन r की वैल्यू कब मिलती है। तो वी आई ग्राफ r की वैल्यू देता है, मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको r की वैल्यू देता है, और आई वी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको 1 अपॉन r की वैल्यू देता है। तो फिर बाद में आपको फिर r निकालना पड़ेगा। अगर 1 अपॉन r पता है तो r पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे तो आपकी तैयारी श्योर शॉर्ट हो जाएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द वी आई ग्राफ ओबेज ओम्स लॉ। इनमें से आपको 4 ग्राफ दे रखा है, 1 2 3 4। अब इन चारों ग्राफ में कौन सा वी आई ग्राफ ऐसा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, है ना। और इसको हम ये भी कह सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट मतलब कि जो स्लोप होगा
स्लोप होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ओरिजिन तो यहाँ है लेकिन ये पास ओरिजिन के ऊपर से पास हो रहा है, तो फिर ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये ग्राफ गलत है। इस ग्राफ को देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन इतने दूर है, लेकिन अगर आप इसको नीचे बढ़ाओगे तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो, हाँ ये भी आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। कहाँ है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये तो मुड़ गई लाइन, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर थर्ड है। क्यों थर्ड है, क्योंकि यही वो ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन भी है और ओरिजिन से भी पास कर रहा है। तो अगर ओम्स लॉ को फॉलो करना है तो जो वी आई ग्राफ हो या आई वी ग्राफ हो, दोनों ग्राफ वी आई या आई वी ग्राफ दोनों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो भी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, जो कि ये थर्ड है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल अब देखो, यहां आपको ग्राफ दिया है, ठीक है, और पूछा क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बेस्ड ऑन गिवन वी आई ग्राफ। तो आप ग्राफ को ध्यान से देखो, वाई एक्सिस ये है और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, पोटेंशियल दिया है। एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, करंट दिया है। तो इसका मतलब मुझे कौन सा ग्राफ है, मुझे वी आई ग्राफ दिया हुआ है ना, वी आई ग्राफ दिया है। सबसे पहला काम यही करना है कि आपको यह पता लगाना है कि वो ग्राफ वी आई है कि आई वी है। तो पता चल गया कि ये वी आई ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमने अभी सीखा है, पढ़ा है कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, वी अपॉन आई, जो किसकी वैल्यू देता है, आर की वैल्यू देता है। तो यही तो पूछा है रेजिस्टेंस। तो अगर हमको आर निकालना है, मतलब हमको स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, स्लोप कैसे निकालेंगे, v अपॉन आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब v में कौन सा यूज करूं, v तो बहुत सारे हैं, तो कोई भी दो इंटरवल ले लो, कोई भी दो इंटरवल, जैसे एक 10 ले लिया तो दूसरा 20 ले लिया, है ना, 20 ले लिया तो अगला 30 ले लिया, कोई भी दो इंटरवल, ये दो इंटरवल ले सकता हूं, ये दो इंटरवल, ये दो इंटरवल, ये दो इंटरवल, है ना। तो अब देखो मैं इंटरवल लेता हूं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, ऐसा समझ लो। तो आप ये देखो, ये 20, मैं दो इंटरवल ये लेके चल रहा हूं, आप चाहो तो 20-30 भी लेके चलते हो। यही दिक्कत आती है बच्चों को कि बच्चे स्टार्ट कहां से करें। तो बच्चों दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम ध्यान से देखो, कोई भी दो इंटरवल ले सकते हो। मैं चाहूं तो 10-30 का डिफरेंस भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 10-40 का डिफरेंस भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 10-20 का भी डिफरेंस ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आप वाई एक्सिस में पॉइंट्स ले रहे हो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में पॉइंट लेना है। तो मैंने लिया 10 और 20, तो मैं 20 माइनस 10 करूंगा, ये हो गया डेल्टा वी। और डेल्टा आई, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस। अब आप ये बताओ, 20 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो मैं इसीलिए मैं कोई भी करंट की वैल्यू नहीं रख सकता। 20 अगर मैंने पहले लिया है तो 20 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो क्या है करंट की वैल्यू है मुझे वही लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपकी करंट की वैल्यू कितनी, 2 एम्पियर, माइनस अब मैंने पोटेंशियल कितना लिया था, 10। तो 10 के करस्पॉन्डिंग कितना है करंट, 1 एम्पियर है, तो यहां मैं 1 एम्पियर करूंगा। तो 20 माइनस 10, 10 वोल्ट, और 2 माइनस 1, 1 एम्पियर। तो V अपॉन आई आ गया, ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो ये किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की। तो कितनी आया, 10 ओम आया। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया इस ग्राफ के बेसिस पे, कितना, 10 ओम इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया।
समझ में आया ना? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप चाहो तो कोई भी दूसरा इंटरवल लेके देख सकते हो। मैं चलो 20-30 लेकर देखता हूं, है ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अब मैं ले लेता हूं 30 माइनस 20, ठीक है। अब करंट में मुझे 30 के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है मुझे, 3 एम्पियर, और 20 के करस्पॉन्डिंग कितना दिख रहा है, 2 एम्पियर। तो यहां भी करोगे तो कितना आएगा, 30 माइनस 20 10 वोल्ट, और 3 माइनस 2 1 एम्पियर। तो अगेन आंसर कितना आ गया, 10 ओम। और आएगा हमेशा 10 ओम ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि V अपॉन आई हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहां भी देखो 10, यहां भी 10, ठीक है। आप 10 और 40 लेकर देखो, 10-30 लेकर देखो, या 50-20 लेकर देखो, तो भी आपका रेजिस्टेंस हमेशा 10 ओम ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट होगा तभी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो देखो कांस्टेंट ही आ रहा है, हमेशा 10 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस ले लो और कोई भी करंट का, किसी भी दो करंट की वैल्यू का डिफरेंस ले लो और दोनों का क्या कर लो, रेशियो निकाल लो। तो वो रेशियो क्या होगा, स्लोप, जो कि क्या देता है, आर की वैल्यू देता है, और आर ही पूछा था हमको, ठीक है। समझ में आया? तो आप कोई भी पोटेंशियल, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप पोटेंशियल 20 वोल्ट ले रहे हो तो फिर करंट कौन सा लोगे। तो इस लाइन पे 20 वोल्ट की ये जो लाइन है ना, लाइन तो ये गई है, तो अगर आपने 20 वोल्ट लिया है तो इस पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है वही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 20 वोल्ट पे मैं करंट 1 एम्पियर ले लूं, नहीं, 1 एम्पियर और 10 वोल्ट यहां आकर मिल रहे हैं। तो 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो 10 वोल्ट के साथ 1 एम्पियर लूंगा, 20 वोल्ट के साथ 2 एम्पियर लेना पड़ेगा, 30 वोल्ट के साथ 3 एम्पियर लेना पड़ेगा। यही गड़बड़ होती है बच्चों से, लेकिन आप अब सीख चुके हो तो गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करोगे, है ना। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट, अगेन आपको ग्राफ दिया है और पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन गिवन वी आई ग्राफ। तो जो पिछला क्वेश्चन है लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। अब पहला क्या करना है, सबसे पहला काम, पहले ग्राफ को ध्यान से पढ़ो। ग्राफ वी आई है कि आई वी है, आइडेंटिफाई करो। तो मैंने ये देखा कि वाई एक्सिस पे पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस पे करंट है। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये वी आई ग्राफ है। अब मुझसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालूं मैं, रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इस ग्राफ का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप। और स्लोप क्या होगा, v अपॉन आई की वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी दो पोटेंशियल ले लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं दो पोटेंशियल ले लेता हूं, एक ये और एक ये ले लिया। आप 6 और 8 ले सकते हो, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 वोल्ट है ना। अब मैं कौन सा दो पोटेंशियल लूं, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये दो पोटेंशियल ले लिया, है ना, 10 और 6, क्लियर। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यही तो करूंगा, वी अपॉन आई तो करूंगा, तब तो स्लोप मिलेगा। और स्लोप वी अपॉन आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आर की वैल्यू, तो मुझे आर मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे v निकालना था, तो कोई भी दो पोटेंशियल का डिफरेंस, तो मैं ले लिया 10 और 6, तो 10 माइनस 6, ये हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। अब 10 के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या है, 2.5 है, ठीक है। और 6 के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या है, 1.5 है, ठीक है। समझ में आया। तो करंट मैंने कैसे निकाला, करंट तो दिया हुआ था, तो जो मैं पोटेंशियल लूंगा उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वही वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ये 10 वोल्ट का ग्राफ जहां मिल रहा है, उसी पॉइंट पर करंट देखो, तो करंट मुझे क्या मिला, 2.5। तो अगर 10 माइनस 6 कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट में 2.5 माइनस 1.5 करना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 10 के करस्पॉन्डिंग करंट है और 1.5 6 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग करंट है, ठीक है।
तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो 10 - 6 4 वोल्ट अपॉन 2.5 - 1.5 ये कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 1 एम्पियर। तो 4 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो ये V अपॉन I क्या मिला, R कितना मिला 4 ओम। तो हमारा आंसर आ गया, क्या है आंसर 4 ओम इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 ओम। आप चाहो तो कोई दूसरी वैल्यू लेकर देख लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो 2 और 6 लेकर देख लो, ठीक है। तो 2 और 6, तो मैं क्या करूंगा 6 - 2 और 6 के करस्पॉन्डिंग करंट कितना है 1.5 और 2 के करस्पॉन्डिंग करंट कितना है 0.5। तो 6 - 2 4 और 1.5 - 0.5 1, तभी भी आंसर क्या आ गया 4 ओम। तो कोई भी दो पोटेंशियल डिफरेंस ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू का डिफरेंस ले लो और पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन करंट का डिफरेंस ले लो, तो V अपॉन I करोगे तो क्या मिलेगा R मिलेगा। ये हमने सीखा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में I अपॉन V ग्राफ दिया होता, VI ग्राफ ना देकर IV ग्राफ देता, तो जब आप स्लोप निकालते तो वो 1 अपॉन R की वैल्यू निकलता। तो फिर आपको R की वैल्यू निकालना पड़ता उसके बाद, तब आपका क्वेश्चन का आंसर आता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन में VI ग्राफ दिया है कि IV ग्राफ दिया है, क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग वैल्यू देता है। VI ग्राफ का स्लोप R की वैल्यू देता है और IV ग्राफ का स्लोप 1 अपॉन R की वैल्यू देता है, ठीक है। तो वो R थोड़ी हुआ 1 अपॉन R, अगर पता होगा तब आप R निकालोगे, तब आपका आंसर निकलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आपको दो ग्राफ दिया है, दो ग्राफ नहीं, ग्राफ तो एक ही है, उसमें दो स्लोप दिया है, ठीक है, स्लोप A स्लोप B। अब इसमें से ये पूछा है कि इसमें से जो स्लोप, अब स्लोप क्या देता है, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, VI ग्राफ का, ये VI ग्राफ है ना, इसका स्लोप किसकी वैल्यू देता है R की वैल्यू देता है ना। तो समझ लो ये रेजिस्टेंस A है, ये रेजिस्टेंस B है। तो पूछा ये है कि A वायर और B वायर में से कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल का होगा, कौन सा सीरीज का होगा। अब आप पहले ये बताओ, अगर मैं दो वायर ले लूं, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है R और R, तो अगर मैं इनको सीरीज में ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इनको मैं पैरेलल में ऐड करता हूं, R और R को मैं पैरेलल में ऐड करता हूं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, R/2 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब मैं सभी वायर को किस में ऐड करूं, सीरीज में। और मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब मैं सभी को पैरेलल में ऐड करूं। यही हमने सीखा ना, क्योंकि देखो पैरेलल में जोड़ने पर क्या हो रहा है, R नहीं R/2 हो गया, कम हो गया, और सीरीज में जोड़ने पर R से वो 2R हो गया, मतलब बढ़ गया। तो कम रेजिस्टेंस पैरेलल में मिलता है और ज्यादा रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में मिलता है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये VI ग्राफ है ना, इसका स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। तो एंगल जो ये दो थीटा है, एंगल है, एंगल कहां से नापेंगे, इधर से नापेंगे कि I से नापेंगे, तो एंगल हमेशा I से नापेंगे। अगर VI ग्राफ है तो एंगल हमेशा I से नापेंगे। अब आप ही बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है, ये हो गया थीटा A, ये हो गया थीटा B। बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है। जिसका एंगल ज्यादा होगा हम कह सकते हैं उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका R की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो अब आप ये बताओ कि दोनों एंगल में एंगल ज्यादा कौन सा है। तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि थीटा जो B है, मतलब ये जो एंगल है, ये जो स्लोप है वो ज्यादा है, ठीक है। अब थीटा ज्यादा है, थीटा B यानी ये वाला एंगल ज्यादा है, तो फिर ये रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका, B का,
और ए का एंगल क्योंकि कम है तो tan थीटा कम तो स्लोप कम तो आर कम, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए विल बी लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, है ना। तो अब आप ये बताइए, दोनों एक ही वायर है, एक को सीरीज में जोड़ा गया तो रेजिस्टेंस ये मिला, एक को पैरेलल में जोड़ा गया तो रेजिस्टेंस ये मिला। तो अब बताइए कौन सा सीरीज का ग्राफ है, कौन सा पैरेलल का ग्राफ है। तो जाहिर सी बात है कि कम रेजिस्टेंस कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इसका मतलब ये जो स्लोप है ये तब है जब हम किस में जोड़े हैं, तारों को हमने किस में जोड़ा है, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और कम रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ये, क्योंकि स्लोप कम है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि एंगल ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होता है, जब सीरीज में होता है। इसका मतलब ये बी वाला जो स्लोप है ये सीरीज ग्राफ का, सीरीज कॉम्बिनेशन का है, और ए वाला जो स्लोप है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यही तो पूछा था, विच वन रेफर्स टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ए स्लोप रिफर्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड बी स्लोप रेफर्स टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां छुपा था, एंगल देखना था। एंगल कहां से, वी आई ग्राफ में एंगल मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से, यानी करंट की जो ये वैल्यू है यहां से एंगल मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा टैन थीटा, तो जितना ज़्यादा टैन थीटा उतना ज़्यादा स्लोप, और जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा आर। और ज़्यादा आर कहाँ मिलेगा, सीरीज में। तो यहाँ एंगल ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा तो आर ज़्यादा कहाँ मिलेगा, सीरीज में। तो ये सीरीज का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, और ये पैरेलल का है। सॉल्व कर लिया हमने, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन मैंने ओम्स लॉ पे प्रैक्टिस कराया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन से जुड़े रहिए। ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो आपको टर्म 2 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।